व्यवहार के जैविकी आधार की व्याख्यात्मक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग इकाई प्रथम के अंतर्गत ही पिछले व्याख्यानों में आप लोगों ने पढ़ा था मस्तिष्क के अंतर्गत अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क तथा मध्य मस्तिष्क, जिसके अंतर्गत अग्र मस्तिष्क में हम लोग सेरिब्रम की चर्चा कर रहे थे फोरब्रेन में, जहां पर आप लोगों ने पिछले व्याख्यानों में देखा कि अग्र मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो सेरिब्रम होता है, जो कि न्यूरॉन्स के गुच्छों द्वारा बना होता है और एक दरार द्वारा वह दो पालियों में विभक्त होता है, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध, यानी कि दो हेमिस्फीयर में बटा होता है। प्रत्येक हेमिस्फीयर 4 पालियों में बटा होता है। आज हम लोग इस वीडियो व्याख्यान में उन्हीं चारों पालियों के बारे में जानेंगे, जिसमें से आपको पिछले व्याख्यान में बताया गया था कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो सेरिब्रम है, वह हमारे मस्तिष्क का सबसे अधिक एरिया घेरता है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रे कलर का दिख रहा है ये सभी सेरिब्रम का एरिया है। चूंकि इसे दूसरे चित्र में आप देखेंगे तो एक दरार द्वारा 2 गोलार्धों में बांटा गया है, यानी कि ये बायां गोलार्ध और ये दायां गोलार्ध। उसी तरह से आप इसे देख सकते हैं कि मस्तिष्क 2 गोलार्धों में बटा है। इसके अलावा भी आपको पिछले व्याख्यान में बताया गया था कि यह दो गोलार्ध एक तंतु द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे कार्पस कैलोजम कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि चूंकि ये प्रत्येक जो गोलार्ध है वह 4 पालियों में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में, यहाँ ये फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये 4 पालियाँ बटी हुई है। हम चारों पालियों के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे कि यह प्रत्येक पाली किस तरह के व्यवहार के लिए जिम्मेदार है और इसमें अगर किसी प्रकार की क्षति होती है तो वह किस तरह के व्यवहारों को उत्पन्न करती है या किस तरह के व्यवहारों में कमी लाती है। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि फ्रंटल लोब, चूँकि इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि जो ये चारों पालियाँ विभक्त होती हैं वह 2 दरारें, या आपको ये दरार दिख रही डॉट डॉट, इसे कहते हैं केंद्रीय दरार, और जो ये दरार है इसे कहते हैं लेटरल दरार, सिल्विन फिशर और सेंट्रल फिशर। तो इस तरह से ये 2 दरारों के आधार पर प्रत्येक गोलार्ध 4 पालियों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रंटल लोब की। तो जो लोब है हमारे, वह प्रत्येक गोलार्ध केंद्रीय दरार तथा लेटरल दरार की मदद से कितनी पालियों में बटा हुआ है? 4 पालियों में। आप देख सकते हैं ये फ्रंटल लोब है, पैरिटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। ये चारों अलग अलग कलर से भी दिखाया गया है, जिससे आप स्पष्ट से समझ सकते हैं। जिसमें से फ्रंटल लोब जो कि सबसे अगला हिस्सा और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, पैरिटल लोब जो कि केंद्रीय दरार के जस्ट पीछे होता है, और ऑक्सीपिटल लोब जो कि विशेष तौर से हमारे विजुअल व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है, वो हमारे मस्तिष्क के सबसे पिछला हिस्सा होता है, और टेम्पोरल लोब जो कि हमारे हियरिंग के लिए जिम्मेदार होता है, वह दोनों कनपट्टी की तरफ होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो फ्रंटल लोब क्या है। फ्रंटल लोब यह केंद्रीय दरार के आगे, आपको हमने बताया कि 2 तरह की दरारें हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो केंद्रीय दरार है इसके आगे वाला पार्ट, यानी कि ये जो कलर दिख रहा है, तथा लेटरल दरार के ऊपर, आप पीछे वाले चित्र में अगर देखें तो आप देखेंगे कि ये लेटरल दरार है और ये केंद्रीय दरार है। तो केंद्रीय दरार के आगे और लेटरल दरार के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब कहा जाता है। इसके द्वारा गतीय पेशियों यानी कि मोटर एरिया तथा उच्च चिंतन क्रियाओं का ज्ञान होता है। यह सबसे बड़ा पाली होता है, जो हमने पहले भी बताया। यानी कि जो लेटरल दरार है, केंद्रीय दरार है, आप देखेंगे तो इसमें इस तरफ का एरिया जो होता है मोटर एरिया होता है, इसके पीछे का एरिया सेंसरी एरिया है, जो आप अगले स्लाइड्स में देखेंगे। तो अब जो फ्रंटल लोब होता है वह किन किन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है? तो इट्स प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन द फॉलोइंग फंक्शन और एक्शन, यानी कि ये कुछ क्रियाएं हैं जिसके लिए यह जिम्मेदार होता है, जैसे मेमोरी फॉर्मेशन। यह चूंकि उच्च स्तर की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं इसके द्वारा संचालित की जाती हैं, इसलिए यह स्मृति निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। इमोशन के लिए, यानी कि चूंकि इसी के पार्ट्स में लिम्बिक सिस्टम पाया जाता है, जिसे भावात्मक मस्तिष्क भी कहा जाता है, इसलिए जो फ्रंटल लोब होता है
वह हमारे संवेग के लिए, हमारे इमोशन के लिए भी जिम्मेदार होता है, वहीं डिसीजन मेकिंग तथा रीजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी का फ्रंटल लोब यानी कि खोपड़ी के आगे का हिस्सा अगर डैमेज होता है तो वह कोई निर्णय, कोई योजना नहीं बना पाता है, रीजनिंग तर्क नहीं कर पाता है, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग का काम होता है, योजना निर्माण का काम होता है, या किसी तरह की तर्क करने की क्षमता होती है, वह फ्रंटल लोब के द्वारा होती है। वहीं पर्सनालिटी को भी बहुत हद तक यह प्रभावित करता है कि फ्रंटल लोब चूंकि एसोसिएट एरिया होता है, इसलिए यह सभी चीज़ों को एक साथ संयुक्त करके एक व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो इसमें डैमेज होने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्न तरह के परिवर्तन देखे गए हैं। और लास्ट हम बात करें तो लैंग्वेज की, यानी कि चूंकि आप जानते हैं, इसी में आप आगे पढ़ेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र पाया जाता है जिसे ब्रोका क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए ब्रोका क्षेत्र के आधार पर, या अगर इन सभी को एसोसिएट के आधार पर देखें, साहचर्य एरिया के आधार पर देखें, तो यह लैंग्वेज के लिए भी बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। इसलिए आप समझे होंगे कि जो फ्रंटल लोब है, चूंकि यह हमारे प्रमस्तिष्कीय वल्कुट का सबसे बड़ा भाग होता है और यह मेमोरी फॉर्मेशन, इमोशन, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, पर्सनालिटी और लैंग्वेज के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा गोलार्ध है वो 2 पालियों में बटा हुआ है, तो प्रत्येक गोलार्ध में 4 पालियां हैं और बायां जो गोलार्ध होता है वह दाहिने तरफ के कार्यों का संचालन करता है और जो दायां गोलार्ध होता है वह बाएं तरफ के शारीरिक क्रियाओं का संचालन करता है। आइए अब देखते हैं कि जो हमारा फ्रंटल लोब है वह कार्यात्मक या व्यवहार की दृष्टि से 3 प्रमुख भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो एरिया है फ्रंटल लोब की, उसे 3 भागों में बांटा जाता है: मोटर कॉर्टेक्स, ब्रोकाज एरिया तथा अग्र साहचर्य क्षेत्र। यानी कि हमने बताया कि जो केंद्रीय दरार के आगे का हिस्सा होता है वो क्या होता है, मोटर एरिया होता है, जिसमें हमारे ऐच्छिक क्रियाओं के लिए विशेष रूप से कार्य करता है। और दूसरा ब्रोका क्षेत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां से हमारे ओठ, जीभ या तालु का संचालन होता है, उसके लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होता है। और इन सभी एरियाओं में जो सबसे बड़ा एरिया होता है वो होता है अग्र साहचर्य एरिया का, क्योंकि विभिन्न तरह की क्रियाओं को एक साथ संयोजित करके जब हम कोई व्यवहार करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार होता है अग्र साहचर्य एरिया, जिसके कारण हम तर्क कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं और विभिन्न तरह के उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का संचालन इसी के द्वारा कर पाते हैं। तो हम लोग इसको अलग अलग सेपरेट समझते हैं कि जो पेशीय क्षेत्र है, चूंकि पेशीय क्षेत्र जो है मोटर कॉर्टेक्स है, इसका अध्ययन 1870 में 2 मनोवैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक तथा हिट्जिंग ने। अग्रपाली के पिछले हिस्से में पेशीय कॉर्टेक्स होने का पता लगाया था। हमने बताया कि जो ये केंद्रीय दरार है, आप देखेंगे ये केंद्रीय दरार के जस्ट ये जो कलर आपको दिख रहा है, ये वाला कलर, यानी कि अभी आप ये भी समझ रहे होंगे कि ये जो मस्तिष्क का चित्र आपको दिखाया गया, इसमें कैसे नंबरिंग डाली हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि एक मनोवैज्ञानिक है ब्रॉडमैन ने पूरे प्रमस्तिष्कीय वल्कुट का स्थानीयकरण किए हैं, विशेषीकरण किए हैं और स्थान के आधार पर उन्होंने 1 से लेकर 52 नंबर तक दिया है। उन्होंने यानी कि 1 से लेकर 52 नंबर तक उन्होंने क्या किया है, उसका स्थानीयकरण किया है। और प्रत्येक नंबर की जगह पर, जैसे ये है 44 है और 45 है, तो यह अभी आप देखेंगे कि यह मुख्य रूप से किसके लिए, ब्रोका क्षेत्र कहा जाता है। तो यह हमारे लैंग्वेज के लिए जिम्मेदार होता है। तो उसी तरह से ये जो क्षेत्र बांटा हुआ है, ये किसके द्वारा बांटा गया है, ब्रॉडमैन के द्वारा बांटा गया है। तो ब्रॉडमैन ने कितने क्षेत्रों में, 1 से 52 क्षेत्रों में पूरे कॉर्टेक्स को बांटा, जिसके आधार पर हम प्रमस्तिष्कीय वल्कुट के विशेषीकरण कर पाते हैं, उसके स्थानों का विशेषीकरण कर पाते हैं, जिसके आधार पर हम जान सकते हैं कि किस स्थान पर डैमेज है तो कौन से व्यवहार में कमी आएगी या किस व्यवहार के लिए कौन सा क्षेत्र जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना होगा। आप देख भी सकते हैं यहाँ चित्र में येलो पॉइंट क्या है, यह क्या करता है, एक्सक्लूसिव फंक्शन करता है। जो ये है ये मोटर फंक्शन करता है। आप ये हमने पहले ही बताया, यही चीज़ आप पढ़ रहे हैं, मोटर फंक्शन एरिया है ये। और
ये जो कलर है ये सोमेटोसेंसरी एरिया है, यानी कि ये पीछे वाला, वो भी अभी जब आप पैरेटल लोब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि केंद्रीय दरार के पहले का जो एरिया होता है वो मोटर एरिया होता है, लेकिन जस्ट उसके पीछे का एरिया जो होता है वो सेंसरी एरिया होता है। वहीं जो उसके बाद का होता है ये आप देखेंगे ये वाला एसोसिएट एरिया से संबंधित होता है, अटेंशन से संबंधित होता है। और जो हमने बताया कि जो ये पिछला एरिया होता है ऑक्सीपिटल लोब, वो क्या हमारे विजुअल फंक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। और ये नीचे का एरिया जो कि ये मेमोरी के लिए जिम्मेदार होता है, जहाँ पे आपको जब लिम्बिक सिस्टम आप पढ़ेंगे आगे कि वीडियो व्याख्यान में, तब आपको पता लगेगा कि लिम्बिक सिस्टम में एक विशेष संरचना होती है जिसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है, जो हमारे मेमोरी के लिए, हमारे स्मृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं अब जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये इमोशन रेगुलेशन के लिए होता है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम का ही एक प्रमुख पार्ट यहाँ पर होता है। और अंत में आप देखेंगे कि जो ये एरिया है, ये लास्ट वाला, वो हमारे साउंड के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वही हमारे टेम्पोरल लोब का काम, टेम्पोरल लोब का एरिया होता है। तो इस आधार पर क्या किया गया कि मस्तिष्क का विशेषीकरण किया गया। किसके द्वारा किया गया? ब्रॉडमैन के द्वारा किया गया था। तो हम बात कर रहे थे मोटर कॉर्टेक्स का। जो दो मनोवैज्ञानिक थे, फिट्सिंग तथा हिर्जिंग ने अग्रपाली के पिछले हिस्से में, क्योंकि अग्रपाली जो है उसका पिछला हिस्सा जो कि केंद्रीय दरार के पास होता है, वहां पर इन्होंने पेशीय कॉर्टेक्स होने का दावा किया। इस क्षेत्र में शरीर की ऐच्छिक शारीरिक गतियों का, यानी कि जो हम ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं, जैसे अपने इच्छा के अनुसार जिस अंगों को हम मूव कर सकते हैं या उसका नियंत्रण कर सकते हैं, उसे कहां से नियंत्रित होता है? वो यह क्षेत्र, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा क्षेत्र, ये कलर, ये वाला क्षेत्र, जिसे आप 4, 6 और 8 के द्वारा आप विशेषीकरण कर सकते हैं, उसके द्वारा हमारे ऐच्छिक शारीरिक गतियों का नियंत्रण होता है, जिसे कहा जाता है मोटर कॉर्टेक्स का नियंत्रण होता है। इस भागों से किसका? ओठ, चेहरा और जीभ आदि का नियंत्रण पेशीय कॉर्टेक्स के निचले हिस्से से, यानी इस हिस्से से होता है। आगे हम बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ब्रोका एरिया, यानी कि फ्रंटल लोब का एक विशेष क्षेत्र ब्रोका एरियाज है, जिसे 1861 में पाल ब्रोका, आप ध्यान रखेंगे एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पाल ब्रोका, ने 1861 में 2 रोगियों का शव परीक्षण किया था इन्होंने। तो दोनों रोगियों में से एक रोगी तो एकदम नहीं बोल पाता था और दूसरा रोगी 4-6 शब्द बोल पाता था। इनका जब उन्होंने शव परीक्षण किया तो उसमें इन्होंने पाया कि जो बायां गोलार्ध है, यानी कि लेफ्ट हेमेस्फीयर है, हमने आपको बताया था कि 2 गोलार्धों में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट हेमेस्फीयर काफी क्षतिग्रस्त था और यह क्षति पेशीय कॉर्टेक्स के हिस्से के सामने वाले भाग में, जहां से ओठ, जबड़ा और जीभ की गतियों का नियंत्रण होता है, वहीं पर हुआ था। ब्रोका पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रमस्तिष्की कॉर्टेक्स के इन कार्यों का स्थानीयकरण किया था। इसीलिए इस क्षेत्र को ब्रोका क्षेत्र के नाम से आज जाना जाता है, यानी कि इसे ब्रोका एरिया कहा जाता है, जो कि ब्रॉडमैन के, हमने बताया ब्रॉडमैन ने क्या किया है, प्रमस्तिष्कीय का स्थानीयकरण किया है 1 से लेकर 52 नंबरों तक का स्थानीयकरण के क्षेत्र में कौन सा संख्या आती है? 44 और 45। अब आप समझ सकते हैं कि जो ब्रोका एरिया है उसका क्षेत्र कितना है, ये आप देखिए 45 है और ये 44 है, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसके कुछ भाग जो है ब्रोका एरिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि केवल लेफ्ट गोलार्ध में होता है। आप ये भी ध्यान रखेंगे केवल बाएं गोलार्ध में ब्रोका एरिया पाया जाता है। तो चूंकि इन्होंने जब शव परीक्षण किया था तो उसमें दोनों रोगियों के बाएं गोलार्ध का ही यह एरिया, फ्रंटल लोब का यह एरिया डैमेज था, जिसके आधार पर इन्होंने निर्धारित किया कि दोनों का यह क्षेत्र डैमेज है, यानी कि यह क्षेत्र हमारे ओठ, जीभ और तालुओं वगैरह का संचालन करता है। तो ब्रोका एरिया के अगर क्षतिग्रस्त होता है तो जो रोग उत्पन्न होता है उसे ब्रोका एफेक्सिया कहा जाता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि अगर ब्रोका एरिया में डैमेज होता है तो उससे कौन सा रोग होता है, तो जाहिर सी बात है आप बताएंगे कि ब्रोका एफेक्सिया कहा जाता है उसे। और यह विभिन्न तरह की मनोविज्ञान के प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसमें व्यक्ति में भाषा समझने तथा उपयोग करने की क्षमता में कमी आ जाती है। व्यक्ति अपने अनुसार सही बोलता है परंतु सामने वाले को बहुत स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। तो आप समझे होंगे कि जो अग्र मस्तिष्क के
फ्रंटल लोब में ब्रोका एरिया पाया जाता है जो कि बाएं गोलार्ध में होता है। साथ ही साथ अगर आप हमारी अपलोडेड होने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन तुरंत पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने पर हमारे चैनल पर अपलोडेड होने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तत्काल मिल जाती है। साथ ही साथ आप वीडियो देखने के बाद लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन में फैलाया जा सके। तो अब हम लोग बात करें, क्योंकि हमने बताया था कि जो फ्रंटल लोब है उसमें 3 मुख्य भागों में बांटकर अध्ययन किया गया, मोटर कार्टेक्स, ब्रोका कार्टेक्स और लास्ट में फ्रंटल एसोसिएट एरिया, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है फ्रंटल लोब का। अग्र साहचर्य के अधिकतर भाग में साहचर्य क्षेत्र होता है, आप देख सकते हैं, तथा यह चिंतन, अभिप्रेरणा, भविष्य की योजना यानी डिसीजन मेकिंग, आवेग का नियंत्रण तथा सांवेगिक अनुक्रियाओं में भाग लेना आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल उच्च मानसिक प्रक्रियाओं का जो संचालन होता है, जो नियंत्रण होता है, वह हमारे फ्रंटल लोब से ही होता है। तो जाहिर सी बात है जो फ्रंटल लोब का फ्रंटल एसोसिएट एरिया होता है, जो कि फ्रंटल लोब का सबसे बड़ा एरिया होता है, उसमें सभी उच्च मानसिक प्रक्रियाएं या संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग, अभिप्रेरणा, चिंतन, निर्माण, प्लानिंग आदि सभी क्रियाएं यहीं से संचालित होती हैं। इसमें क्षति होने पर व्यक्ति किसी कार्य को नियोजित ढंग से नहीं कर पाता है। यानी कि अगर चूंकि आप यह प्लानिंग का एरिया होता है, डिसीजन मेकिंग का एरिया होता है, निर्णय निर्माण का एरिया होता है, तो जाहिर सी बात अगर इसमें कोई डैमेज होता है तो हम सही ढंग से अपने कार्यों का नियोजन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रंटल लोब हमारे व्यक्तित्व या हमारे व्यवहार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि अगर फ्रंटल लोब में डैमेज हो जाता है, क्षति हो जाती है, तो उसमें क्या क्या समस्या आती है। जो सबसे पहली समस्या आपको देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी टू स्पीक। आप जानते हैं कि ब्रोका एरिया का क्षेत्र ऐसा है जहां पर हमारे ओठ, चेहरे और तालू या जीभ का संचालन होता है। तो जाहिर सी बात है अगर ब्रोका एरिया में कोई डिफिकल्टी आती है तो आपके स्पीक में, आपके बोलने में, आपके तालू और ओठ और जीभ का जो समायोजन होता है, उसके संयोजन से जो शब्दों का एक सही क्रम निकलता है वो डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण आप में लैंग्वेज की डिफिशिएंसी आ जाएगी, आप सही ढंग से बोल नहीं पाएंगे। दूसरी जो कमी आएगी, डिफिकल्टी विथ रीजनिंग, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ा एसोसिएट एरिया होता है, ठीक है, जहाँ से हम तर्क करते हैं, रीजनिंग करते हैं, योजना निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर इसमें कोई डैमेज होता है तो वह क्या होगा, हमारी रीजनिंग पर इफेक्ट पड़ेगा, हम सही ढंग से किसी भी तरह का तर्क नहीं कर पाएंगे। अगला डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय निर्माण नहीं कर पाएंगे, हम किसी सही ढंग से किसी पर निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा एसोसिएशन टूट जाएगा। यानी कि जो विभिन्न तरह के संप्रत्यय हैं उन कॉन्सेप्ट के साथ हमारा एसोसिएशन टूट जाने के कारण हम क्या करते हैं, डिसीजन निर्माण नहीं कर पाते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, कोई योजना नहीं बना पाएंगे ढंग से। और इसके अलावा एक और रोग होता है जिसे कहा जाता है एडेनेमिया। अगर जो हमारा फ्रंटल एसोसिएट एरिया है अगर उसमें कोई क्षति होती है तो उसे एडेनेमिया रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा अग्र मस्तिष्क का फ्रंटल लोब है उसमें जब ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है या अग्र धमनियां डैमेज हो जाती हैं तो क्या होता है, वहाँ पर जो शाब्दिक व्यवहार होता है उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है उसमें तारतम्यता नहीं आती है या सामने वाला उसकी बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है। तो हमें उम्मीद है कि आप फ्रंटल लोब अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और उसमें सारी मुख्य चीज़ों को हमने आपको बताया होगा, जो कि अवश्य ही मनोविज्ञान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और आपके पाठ्यक्रम जो कि व्यवहार के जैविकी आधार के अंतर्गत आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों में शेयर करें। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।